एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से एक स्टूडेंट, हाउसवाइफ या कोई भी पर्सन ई कॉमर्स से पैसा कैसे कमा सकता है? ड्रॉप शिपिंग में क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए सर? क्विक कॉमर्स का नाम बहुत सुन रहा हूँ। सर देखिए, ओल्ड इज गुड। ओके, क्विक कॉमर्स आया है बट उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है क्विक कॉमर्स को रन करने में। सर ऐसे कोई टूल बता सकते हो जो ई कॉमर्स में एज ए एआई हम लोग यूज कर सकते हैं? तो सेल्स इंक्रीज करने के लिए आप पहला ऐसा रामबाण, ऐसी रणनीति जो हर ई कॉमर्स वाले को करनी चाहिए अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। वेलकम टू द डिजिटल संदीप शो। आज का पॉडकास्ट बहुत खास और लाजवाब होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स को लेके, क्विक कॉमर्स को लेके। क्विक कॉमर्स है क्या, भूमि क्या हो रहा है? तो आज के जो गेस्ट है बहुत स्पेशल गेस्ट है, 15 ईयर का एक्सपीरियंस है, बहुत सारी ब्रांड के साथ कंसल्टिंग कर चुके हैं और एग्जिस्टिंग ब्रांड को ग्रो कर रहे हैं। तो मिलते हैं गोविंद मिश्रा जी सर से और जानते हैं कि ई कॉमर्स कितना बूम कर रहा है, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए और क्या एडवांटेज है क्विक कॉमर्स के। सो सर, वेलकम टू द डिजिटल संदीप शो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला पॉडकास्ट का क्वेश्चन। एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट से एक स्टूडेंट, हाउसवाइफ या कोई भी पर्सन ई कॉमर्स से पैसा कैसे कमा सकता है? डेफिनेटली ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी पार्ट टाइम जॉब या एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए जो जॉब देखते हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, और आज के जैसे बूमिंग है तो बहुत से लोग इसके बारे में सीखना चाहते हैं। मेरा मानना है कि ई कॉमर्स आपको बेसिक से मिनिमम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना है तो 5000 इज़ द बेयर मिनिमम कॉस्ट, जहां हम स्टार्ट कर सकते हैं ई कॉमर्स के प्रोडक्ट सेल करना, जिसको हम ड्रॉप शिपिंग मॉडल भी बोलते हैं, जिसमें आपको इन्वेंट्री मैनेज करने का प्रॉब्लम नहीं है, आपको वेयर हाउस लेना नहीं पड़ता है, थर्ड पार्टी को आप हायर करते हैं, प्रोडक्ट भी उन्हीं के, शिप भी वही करते हैं, आपको बस अपना ब्रांड लॉन्च करना है और अपने प्रोडक्ट सेल करना चालू कर। थोड़ा सा सर डिटेल में बताएंगे? लेट्स सी मैंने 5,000 रुपये मैंने आपको दिया या मेरे पास है, तो मैं इसमें कैसे अर्न क्या करूं? मेरा पहला स्टेप्स क्या होगा कि मिनिमम बोलते हैं ना, एकदम मिनिमम अमाउंट पे मैं कैसे अर्न करूं? अच्छा, मेरी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो देख रहे होंगे, हाउसवाइफ भी देख रही होगी और कोई ना कोई एक मिडिल क्लास बंदा देख रहा होगा ये पॉडकास्ट। वो ये चाहता है कि कम पैसों में अर्निंग करना चाहता है, तो थोड़ा सा इसको डिटेल में थोड़ा गाइड कीजिए आप। ओके, मैं ये मॉडल पे पहले आता हूँ। बेसिकली ये मॉडल यूएस यूके में ज़्यादा चलता है, जहाँ लोग ईबे में ऐसा बिजनेस करते हैं कि वो सस्ते पोर्टल से किसी से बाय करते हैं और अपनी लिस्टिंग लाइव कर देते हैं, अपने प्रोडक्ट लाइव कर देते हैं। जब ऑर्डर आता है तो वहाँ से ऑर्डर प्लेस करके शिप करवा देते हैं। लाइक सर कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपका एक ब्रांड है, संदीप सर का स्टोर है। आप ये कॉफ़ी मग है, आप 100 रुपीज़ का सेल करते हो। ओके, तो मैं कहीं से परचेस कराऊँ कम प्राइस में, ठीक है, ओके, और ये ब्रांड किसी और का है, ठीक है, ब्रांड ओके। किसी और का है। ब्रांड, ये जैसे कि ये मग है, तो हाँ, मग में कोई ब्रांडिंग वगैरह नहीं होती है, नॉर्मल कप होता है। राइट सर। तो अभी मैंने आपसे पहले से बात कर रखी है, मैं बोलूँ मैंने सेम प्रोडक्ट को आप 100 का सेल कर रहे थे, 150 में सेल की। बट मुझे मार्केटिंग आती है, मुझे प्रोडक्ट प्रमोट करना बेटर तरीके से आता है। तो मुझे ऑर्डर आएगा, मैं आपको ऑर्डर दे दूँगा। आप 100 रुपीज़ में उसे शिप कर देंगे और मैं पे 50 रुपीज़, मेरा प्रॉफिट हो गया। ठीक, तो सिंपल सा गेम ये है कि आपसे प्रोडक्ट लिया मैंने 100 रुपीज़ का, 150 में आगे सेल कर। लेकिन सर मुझे मिनिमम ऑर्डर इतने लेने पड़ेंगे? जैसे एग्ज़ाम्पल सर, मैं मेरा क्वेश्चन ये है कि लेट्स से एग्ज़ाम्पल कि आप बेचते हो मग, ठीक है? क्या मैं आपसे प्रोडक्ट खरीदूँगा या मैं आपको ऐसा बोलूँगा कि अगर ऑर्डर आता है तो आप पैक करके बेच दीजिए? क्या ये होने वाला है? कैसे, थोड़ा और सर डिटेल में? हाँ, इसीलिए बोल रहा हूँ कि इंडिया में अभी कुछ ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर वेबसाइट्स चालू हुई हैं, जिन्होंने ड्रॉप शिपिंग मॉडल चालू किया है। जिनमें से मैं एक का नाम लेना चाहूँगा, डिओडेप, गुजरात बेस्ड है। तो इनका मॉडल कैसा है कि इनके पास 5000 प्रोडक्ट की रेंज है। अब इन्होंने क्या किया, आपसे बोलते हैं 5000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट में आप मेरे साथ रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आपने एक लॉगिन रजिस्ट्रेशन जैसी फॉर्मेलिटी पूरी करी, अभी उसकी वेबसाइट में आपके बी2बी प्राइसेस अलग से लाइव दिखेंगे आपको। मैं मार्केट प्लेस में मे बी वो प्रोडक्ट 299 या 399 का सेल हो रहा होगा, बट जब आप बैकएंड में परचेस प्राइस देखोगे आपकी, तो उसकी 50 रुपए परचेस प्राइस होगी। तो
आपने क्या किया वहाँ रजिस्टर कर लिया, आपको जो प्रोडक्ट पसंद आया मार्केट रिसर्च आपको करना पड़ेगा, डेफ़िनेटली इन्वेस्टमेंट आपका है, आपको सोचना पड़ेगा मुझे क्या बेचना है, क्या नहीं बेचना है। ओके, तो आपने 5 प्रोडक्ट पसंद किए और उसे लाइव कर दिया, अमेज़न वगैरह में लिस्टिंग कर दिया। अब जैसे ही ऑर्डर आएगा, उनका एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी वो प्रोवाइड कराते हैं, इसी चीज़ का वो फीस ले रहे हैं। तो उनके पैनल में ऑर्डर दिखेगा। अब वो ऑर्डर को डिस्पैच कर देंगे। अमेज़न को डिटेल चली जाएगी कि हाँ, ये ऑर्डर आपका डिस्पैच हो चुका है। कस्टमर को ऑर्डर मिल जाएगा और कंप्लीट हो गया ये ट्रांज़ैक्शन। बट यहाँ पे सिर्फ़ ड्रॉप पॉइंट बोलूँ या पॉज़ बोलूँ, सिर्फ़ यही है कि जो रिटर्न्स आएगा, वो आपकी लोकेशन पे आएगा। ओके, क्योंकि जो भी कस्टमर रिटर्न्स होंगे, वो आपकी लोकेशन पे आएगा। ओके। तो मैं इसमें एक सिनेरियो समझता हूँ कि आप बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट बेचते हो। मैंने आपको ₹5000 लिए और आपसे प्रोडक्ट ले लिए या मैंने बोला कि ये ₹5000 में आप लीजिए और मैंने अमेज़न, फ्लिपकार्ट सब जगह पे रजिस्टर कर दिया प्रोडक्ट के फ़ोटो खींच के। अगर ऑर्डर आते हैं, वो ऑर्डर आपको ही जाएँगे, आप ही पैकिंग करोगे, आप ही भेजोगे। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज है कि कस्टमर अगर कोई रिटर्न देता है, वो आपको नहीं आएगा, मुझे आएगा ऐसा? हाँ। ओके, डन। और सर थोड़ा-सा और ड्रॉप शिपिंग के बारे में समझाइए कि लेट्स से एग्ज़ाम्पल मेरे पास सिर्फ़ ₹5000 हैं, राइट सर? अब ड्रॉप शिपिंग में क्या-क्या डिसएडवांटेज है? क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए सर? हाँ, तो पहले मैं प्रॉफ़िट की बात करूँ, तो ये पार्ट टाइम जॉब की तरह है, जैसे एक होता है फुल टाइम डेडिकेशन के साथ आप कोई काम करते हैं, एक पार्ट टाइम आप 2 घंटे की जॉब कर रहे हो, तो इसे आप एज़ अ पार्ट टाइम लेंगे, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे आप लर्निंग कर सकते हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ कर सकते हैं और आपके लिए अच्छा है कि आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हो। ओके, और ब प्रोस की बात करूँ तो ये है कि आप इसको बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते हो, बड़ा बढ़ा नहीं सकते हो। क्योंकि उसकी एक लिमिट है। अगर उन्होंने लो ऑर्डर लेट डिस्पैच करे या उनके एंड पे कुछ भी टेक्निकल एरर आया, आपको उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ा आता है यहाँ पे। आपके अकाउंट पे इफ़ेक्ट आएगा और रॉन्ग प्रोडक्ट डिस्पैच हुआ या कुछ भी क्वालिटी इश्यूज़ हुए, तो वो सारा आप पे भी इफ़ेक्ट करेगा, ओके, जिससे आपका बिज़नेस हिट होगा। तो अगर आप एज़ ए पार्ट टाइम के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि छोटा-मोटा अर्निंग और आप बेसिक बेयर मिनिमम ई-कॉमर्स सीख सकते हैं। बट आपको ग्रो करना है, बहुत लॉन्गर रन प्ले करना है, तो कुछ टाइम के बाद आप स्टॉक करना भी चालू कर सकते हैं। ओ ये लर्निंग फेज़ के लिए अच्छा है। ओके। लेट्स से सर ये व्हाइट लेबलिंग करके एक नाम बहुत फ़ेमस हुआ है, राइट? हर कोई बात करता है व्हाइट लेबलिंग, ड्रॉप शिपिंग नहीं करना चाहिए, व्हाइट लेबलिंग करना चाहिए। तो सर ये थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिए, व्हाइट लेबलिंग बिज़नेस कैसे करे स्टूडेंट? और व्हाइट लेबलिंग बिज़नेस करने के लिए कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना चाहिए? इसको थोड़ा डिटेल में सर थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जैसा हमने ड्रॉप शिपिंग की बात करी कि प्रोडक्ट उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, वो पैक करके शिप कर रहे हैं। अभी सेकंड होता है यहाँ पे आप कोई भी ब्रांडिंग नहीं जाएगी अपने कस्टमर के पास। उसके पास जेनेरिक प्रोडक्ट जाएगा, उसमें कहीं भी आपका ब्रांड नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। सेकंड हम सिनेरियो लेते हैं, एक टी-शर्ट है, जिसे आपने उनसे 50 पीस बाय कर लिए। अब आपने अपने पास रख लिया और उसमें आपने अपना टैग लगवा दिया। पूरी स्टिचिंग करके पूरी टी-शर्ट सामने वाले ने आपके फैक्ट्री में बना के दी या आपने उनको अपने टैग दे दिया, उन्होंने आपका टैग लगा के आपको दिया। तो आपने क्या किया, अपनी ब्रांडिंग भी कर रहे हो। धीरे-धीरे आपका ब्रांड बिल्ड हो रहा है, जो आपके लिए लॉन्ग टर्म हेल्प करेगा। उसमें कोई प्राइस पैरिटी नहीं आएगी, प्राइस कॉम्पिटिशन नहीं आएगा। बट चाइना के प्रोडक्ट में कोई दूसरा सेम प्रोडक्ट सस्ते में बेच सकता है। ओके। बट जब आपका ब्रांड बिल्ड होता है, तो ब्रांड की कॉस्ट होती है, ना कि प्रोडक्ट की। एमआरपी का ऐसा कोई इंडिया में रूल नहीं है, आपकी अपनी एमआरपी आप सेट कर। ओके। तो सर ड्रॉप शिपिंग में मैं ये मोटा-मोटी समझ सकता हूँ कि ब्रांड आपकी, प्रोडक्ट आपका और मैं मार्केटिंग करके बेच रहा हूँ। अगर बिकेगा तो उसका कमीशन मुझे आएगा या पैसा आएगा, राइट? हाँ, करेक्ट। राइट। ब्रांड ब्रांड आप ही का रहेगा क्योंकि ओके, ब्रांड आप बनाओगे, पर ओके, कस्टमर को जेनेरिक प्रोडक्ट जाएगा विदाउट ब्रांड का। सिंपल चाइना के प्रोडक्ट रहेंगे ज़्यादातर या फिर ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि कस्टमर जेनेरिक से होते हैं, ब्लैक टी-शर्ट बिल्कुल मैं प्लेन वाली, तो इस टाइप के प्रोडक्ट मैं। तो सर लेट्स से एग्ज़ाम्पल मेरे पास ₹5000 है, ठीक है? और मुझे ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है। तो मुझे कौन से प्रोडक्ट की ड्रॉप शिपिंग पहले स्टार्ट करनी चाहिए? ये थोड़ा-सा बताइए। मुझे इसकी रिसर्च क्या क्योंकि अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट लेके अभी मेरे ₹5000 ही है, अब ₹5000 पूरा मार्केटिंग में डाल दूँगा सर, तो फिर तो मेरे पास ज़ीरो हो जाएगा, राइट? क्या तो मुझे मार्केटिंग ऐसे प्रोडक्ट की करनी है, जो बिकना भी तो चाहिए सर, राइट? तो प्रोडक्ट सिलेक्शंस कैसे करूँ ड्रॉप शिपिंग में?
सर देखिए, अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जब आप ₹5 से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको हाई-फ़ाई बड़े टूल्स के नाम नहीं दूँगा, जिनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और उसमें आप इतना पैसा डाल दें कि प्रोडक्ट ना खरीदें। तो जब हम पार्ट टाइम के लिए काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप मार्केट प्लेस के डायरेक्ट पोर्टल में भी जाएँगे, तो वहाँ पे हमें कुछ बेसिक डिटेल मिल जाती है। लेट्स से एग्ज़ाम्पल आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी की बात कर रहे थे कि क्या बेचना चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगा अगर 5,000 से चालू करना है तो हमारे लिए होम एंड किचन कैटेगरी एक ऐसी है जिसमें इजीली स्टार्ट करा जा सकता है, क्योंकि आज भी वहाँ पे ब्रांड्स की बहुत कमी है और ये एक कैटेगरी है जहाँ पे हम ब्रांडेड से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली और न्यू प्रोडक्ट ट्राई करते हैं। जैसे नाइसर डाइसर अगर आप सर्च करेंगे काफ़ी दिखेगा अमेज़न के अंदर, बट ब्रांडेड से ज़्यादा नॉन ब्रांडेड नॉर्मल प्रोडक्ट ज़्यादा सेल। लेट्स से एग्जाम्पल के अच्छा आपने किचन वेयर का बोला क्योंकि इसमें एक ब्रांड बनाना बहुत चैलेंज भी है और ब्रांड बन भी नहीं पाई। जैसे स्पून बेच रहे हैं तो स्पून कौन सा ब्रांड का कोई लेना देना नहीं। चाकू बेच रहा हूँ, कुछ भी बेच रहा हूँ, प्लेट बेच रहा हूँ तो उसमें ब्रांड कोई पॉसिबल नहीं। लेकिन सर वो 5000 में स्टार्ट हो सकता है? हाँ, डेफ़िनेटली हो सकता है। ओके, बट कुछ प्रोडक्ट हैं जिनसे हमें अवॉइड करना चाहिए स्टार्ट में, जैसे नाइफ है। तो नाइफ एक शार्पन प्रोडक्ट हो जाता है, तो नाइफ और ऐसे शार्पनिंग प्रोडक्ट में लिस्टिंग्स ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। तो नॉर्मल प्रोडक्ट हैं जैसे नाइसर डाइसर है, प्लेट्स हैं और कप्स हैं, इस टाइप के किचनवेयर प्रोडक्ट से स्टार्ट करे जा सकते हैं। और बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट जैसे आप आजकल देखते हैं इन्फ्लुएंसर्स डालते रहते हैं कि फ्रिज डेकोर, फ्रिज मैग्नेट, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो काफ़ी ट्रेंडिंग और डे बाय डे चेंज होते रहते हैं। इसमें ज़्यादा इन्वेंटरी की ज़रूरत नहीं। ओके, सर मैंने जैसे आपका प्रोडक्ट है, मैंने फ़ोटोग्राफ्स करके फ़ोटो मेरे पास आ गए। अब मुझे उसको अमेज़न के थ्रू बेचना चाहिए या मुझे खुद की वेबसाइट बना के बेचना चाहिए? सर अगर 5,000 से चालू करना है तो बेटर यही है कि हम खुद का सेटअप ना डाल के दूसरे मार्केट प्लेस में बेचें, क्योंकि वहाँ पे एक कमीशन फीस बस कॉस्ट होती है कि जब सेल होगा प्रोडक्ट तो फीस लगेगी। मेरी लिस्टिंग की कॉस्ट ज़ीरो होती है, मेरा प्रोडक्ट लाइव करने की कॉस्ट ज़ीरो होती है, अकाउंट बनाने की कॉस्ट कुछ नहीं होती है। जब मैं सेल करूँगा तो मुझे कमीशन देना है वरना कोई फीस नहीं लगेगी। वहीं अगर आप अपना वेबसाइट डाल रहे हो, तो डे 1 से आपकी कॉस्ट स्टार्ट हो जाती है। पहले आप अपना यूआरएल बाय करोगे, आप अपना ब्रांड फाइनल करोगे, उसकी कॉस्ट दोगे, फिर उसके बाद होस्टिंग फीस दोगे, वेबसाइट रन करोगे। अगर शॉपिफ़ाई में जो कि सबसे ईज़ी पड़ता है ई-कॉम के लिए, शॉपिफ़ाई में आपने लिया तो पर मंथ की एक रिकरिंग कॉस्ट होती है, $29 मिनिमम प्लान है, तो वो आपकी एक फिक्स्ड कॉस्ट हो जाती है जो स्टार्ट करने के लिए होती है। ल बट आपको लॉन्ग टर्म के लिए वर्क करना है, तो मस्ट है कि आप अपनी वेबसाइट स्टार्ट करें, ब्रांडिंग में हेल्प मिले। ओके, सर एक और क्वेश्चन इसके साथ में मुझे ऐड करना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ई-कॉमर्स में अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? फेल होने के क्या रीज़न है? उनका बिज़नेस ई-कॉमर्स फेल क्यों हो रहा है? हर कोई आता है सर, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे खुद की वेबसाइट बना के बेचना चाहता है। लेकिन वो ब्रांड फेल हो जाती है। तो आपने इतनी ब्रांड को कंसल्ट किया, अभी भी एक्जिस्टिंग ब्रांड पे आप काम कर रहे हो, बहुत सारे ब्रांड्स के साथ प्रोडक्ट को आपने मार्केटिंग भी की है। तो फेल होने का क्या रीज़न? क्यों फेल होती है ब्रांड अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे या ई-कॉमर्स का बात करते हैं, फेल क्यों होती है सर? सिर्फ देखिए, जब हम छोटे लेवल पे कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो हम लोग डेटा ड्रिवन डिसीजन नहीं लेते हैं, हम लोग अपनी गट फीलिंग पे काम करते हैं। जैसे जितने भी आप स्टार्टअप देखेंगे आपको 50% 60% बिजनेस ऐसे मिलेंगे जिन्होंने गट फीलिंग पे स्टार्ट किया है कि मुझे लगता है ये बिकेगा तो स्टार्ट कर दिया है। हुँ। डेटा ड्रिवन डिसीजन नहीं रहता है कि ये इसका लॉन्ग टर्म क्या है, उनका गोल फिक्स नहीं रहता है कि कितने टाइम में उन्हें क्या करना है। दूसरा, ई-कॉमर्स में ऐसा नहीं है कि सिंपल कैलकुलेशन है, उसमें रिवर्स कैलकुलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लस बहुत सारी टैक्स और नॉर्म से भी हम जुड़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप ई-कॉमर्स में सेल कर रहे हो, आपने एक प्रोडक्ट भी सेल किया है, उसकी डिटेल ई-कॉमर्स अमेज़न, फ्लिपकार्ट गवर्नमेंट को दे देता है, तो आप टैक्स लायबल बन जाते हो। आपका प्रोडक्ट रिटर्न आ गया, आपने प्रॉपर पेपर वर्क कंप्लीट नहीं किया है, तो आप फ्यूचर के लिए लायबल बन जाते हो। और बहुत सारे सेलर मेरी नॉलेज में जो भी आते हैं, ज़्यादातर के क्लोज़ होने का रीज़न ये होता है कि वो कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं करते हैं कि लॉन्ग टर्म टैक्सेशन क्या है, रिटर्न प्रोडक्ट आएगा तो उसका क्या परसेंटेज माइनस करना है, मार्केटिंग कितना निकालना है, ये सब वो कैलकुलेट नहीं करते। वो माइनस करते हैं, ये अमेज़न फीस है, ये मेरा मार्जिन है, ₹10 का मार्जिन रख के बेच दिए। बट वो सब जब जो बैकफायर आता है 90 डेज़ के बाद, वो उनका पूरा लॉस दिखाता है। ओके, तो सर आप
ई-कॉमर्स के अच्छा है क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा आप टी-शर्ट बेच रहे हो, मुझे लग रहा है अच्छा टी-शर्ट का बिज़नेस अच्छा चल रहा है। मैंने भी अपना टी-शर्ट का ब्रांड लॉन्च कर दिया और मैंने चालू कर दिया। बट कहीं न कहीं आप ये बोल रहे हो कि डेटा नहीं देखते हैं। एक 10% मार्जिन, 20% मार्जिन लेके कर दिया, लेकिन बाकी का जो लॉसेस है वो कैलकुलेट नहीं करते और मुझे लगता है सर इसमें डायरेक्ट इन्वेंटरी बहुत ज़्यादा पड़ी रहती है सर। हाँ। ओके, तो उसको कैसे ये लोग सेल आउट करते हैं सर? लेट्स से कि मैंने अभी बहुत सारे टी-शर्ट बनाए, उसमें से एक्सेल बनाया, एल बनाया, एम बनाया, बहुत सारे टी-शर्ट मैंने बनाए। अब सर मेरा एक्सेल तो बिक गया, एल भी बिक गया, लेकिन मेरा एम पड़ा हुआ है। तो ये सर जो डेड इन्वेंटरी होती है, वो तो इनडायरेक्टली पूरा नुकसान ही हो गया। तो ये ई-कॉमर्स कंपनी इसको कैसे बेचती है? सर ये चीज़ में मैं बोलूँगा ई-कॉमर्स से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये रिटेल वालों के लिए, राइट? क्योंकि रिटेल में भी ऐसा ही होता है, आप 5 साइज़ मंगाते हो तो 2 से 3 साइज़ के ऑर्डर ज़्यादा होता है। 2 साइज़ आपके डेड पड़े रहते हैं। बट ई-कॉमर्स में हमारे पास एक बेनिफिट ये होता है कि वहाँ पे हमें बैक एंड से डेटा मिल जाता है कि किस साइज़ के कितने परसेंटेज ऑर्डर आते हैं। तो हम उस लेवल पे अगर आपके कंट्रोल में मैन्युफैक्चरिंग है, तो आप मैन्युफैक्चरिंग उस वे पे करवा सकते हैं। या फिर भी आपकी इन्वेंटरी डेड हो रही है, तो आप ऑफर चला के निकाल सकते हैं। लेट्स से एग्जांपल आपके डबल एक्सेल के ज़्यादा पीसेस बचे हुए हों, तो उसमें ऑफर डाल के निकाल दीजिए क्योंकि जो मार्जिन आपको निकालना था वो आप एक्सेल और एस में निकाल चुके हो। तो ये ब्रेक इवन वाला कैलकुलेशन भी करना। राइट। तो सर ये ई-कॉमर्स तो बहुत कुछ सुन रहे हैं, चल भी रहा है और हर कोई ई-कॉमर्स में आ भी रहा है। आप क्या एडवाइस देते हैं जो लोग स्टार्टअप करने सोच रहे हैं, ई-कॉमर्स में अपना प्रोडक्ट सेल करने का सोच रहे हैं, उनको मार्केट प्लेस पे रजिस्टर करना चाहिए सर? या उनको खुद की वेबसाइट बनानी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास में भी आते हैं, बहुत सारे लोग मुझे भी पूछते हैं, राइट? और आप तो ठहरे एक्सपर्ट ई-कॉमर्स में। तो सर मुझे बताइए कि लोगों को अपनी ब्रांड को अमेज़न और फ्लिपकार्ट पे रजिस्टर करना चाहिए या कोई भी मार्केट प्लेस पे रजिस्टर करना चाहिए या खुद की वेबसाइट बनानी चाहिए? करेक्ट। सर अगेन इस बारे में मैं बात करना चाहूँगा। शार्क टैंक आई थिंक ज़्यादातर आपके स्टूडेंट भी देखेंगे, वो रिलेटेड टॉपिक है। शार्क टैंक में भी इसी टॉपिक्स पे बात होती है और ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं कि जो भी वहाँ पे शार्क्स बैठी हुई हैं, उनके बिजनेस भी आज तक लॉस में चल रहे हैं, फिर भी वो कैसे रन कर रहे हैं। लॉस में इसलिए होती है क्योंकि वो ब्रांडिंग पे वर्क कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म का उनका सेट है गोल, तो अभी तक लॉस में चल रहे हैं। यहाँ पे भी यही गेम है कि आपका आपका गोल क्लियर है कि आपको ब्रांडिंग करना है या सेल बस करना है। सेल करना है, मार्केट प्लेस बेस्ट है। स्टार्ट करिए, सेल का होना चालू हो जाएगा। बट अगर आपको ब्रांड बनाना है, लॉन्ग टर्म इंक्रीज करना है सेल, ईयर ऑन ईयर, मंथ ऑन मंथ आपको सेल इंक्रीज करना है, तो आपकी ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट पे रोल प्ले करती है, जो वेबसाइट से आती है। आपकी वेबसाइट होगी, आपके पास डेटाबेस होगा, आप प्रॉपर डेटा ड्रिवन डिसीजन ले पाएंगे। ओके, लेकिन सर जिसके पास पैसा नहीं है तो उसको सबसे पहले मार्केट प्लेस पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन सर मार्केट प्लेस पे रजिस्टर करने के लिए जीएसटी, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या मैंडेटरी लगता है? क्या उसको रजिस्ट्रेशंस की प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है? जैसे मैं हूँ, मुझे अभी ये प्रोडक्ट बेचना है, मैंने डिसाइड किया कि मुझे ऐसा मग का बिज़नेस करना है या मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये बोतल का बिज़नेस करना है या मैंने डिसाइड किया मुझे पेन का बिज़नेस करना है, कुछ भी करना है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले मेरे बिज़नेस को रजिस्टर करना ज़रूरी है। कौन-कौन सी ऐसी लाइसेंस चाहिए इस बिज़नेस को ई-कॉमर्स पे लाने के लिए सर? करेक्ट। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिक रिक्वायरमेंट लोगों को पता हो। ई-कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन के लिए जो हमारे बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसमें आता है एक अकाउंट नंबर आपके पास हो, जिसमें वो पैसा डालेंगे आपका। एक जीएसटी नंबर। अच्छा, ये कंपनी के नाम का अकाउंट होना चाहिए या पर्सनल भी चलता है सर? सर अगर प्रोप्राइटरशिप का फर्म है तो ये पर्सनल अकाउंट चलता है। अगर प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी फर्म डाली हुई है, तो आपको करंट अकाउंट या उस ना कंपनी के नाम का अकाउंट डालना पड़ता है। ओके, अगर प्रोप्राइटरशिप में आपने जीएसटी लिया हुआ है, तो आपका पर्सनल अकाउंट भी कंसीडर हो जाता है। ओके, तो जीएसटी लेना सर मैंडेटरी है? हाँ, और वो भी रेगुलर। अच्छा, जीएसटी 2 वे से आते हैं, रेगुलर और लमसम। ओके, क्वार्टरली फिल, ये मंथली वाला कंपल्सरी। तो मंथली मतलब 18% लेना ही पड़ेगा, डिपेंड करता है अलग तो, लेकिन मंथली वाला ही लेना, क्वार्टरली वाला नहीं ले सकते सर, जिसको हमारी वो भाषा में बोलते हैं लमसम पेल करना, तो इसमें अपने को रेगुलर वाला ही लेना पड़ेगा। रेगुलर जीएसटी ही कंपल्सरी। ओके, मतलब इनडायरेक्टली सर अगर मुझे ई-कॉमर्स स्टार्ट करना है, तो पहला स्टेप मेरी कंपनी रजिस्टर करनी पड़ेगी, मुझे सीए या किसी अकाउंटेंट से जाके प्रोसेस करवानी पड़ेगी, राइट सर? अच्छा, अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि अगर मैं ये नहीं करता हूँ, तो क्या मैं ई-कॉमर्स स्टार्ट कर सकता हूँ सर? हाँ, आप अपनी वेबसाइट स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट के लिए अभी भी इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आपको जीएसटी डालना कंपल्सरी है।
बट एक मिनिमम ट्रांज़ैक्शन के बाद जब पेमेंट गेटवे पे आप जाएँगे, तो वो लोग भी डिटेल माँगेंगे, जीएसटी डिटेल माँगेंगे, वेरिफ़िकेशन करेंगे, तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बट टू लर्न विथ ई-कॉमर्स विदाउट जीएसटी लिए, तो आप अपना वेबसाइट से स्टार्ट कर सकते जैसे इंडिया में कुछ लॉ ऐसे भी है सर कि 20 लाख तक आप जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं होती। आई थिंक मुझे जितना आइडिया है। तो सर इसको आप कैसे समझते हैं सर? सर, या ई-कॉमर्स के लिए कंपल्सरी है। ओके, ई-कॉमर्स। बट अगर आप बुक के बिज़नेस में हैं, तो ज़रूरी नहीं है। बुक्स बस एक ऐसी कैटेगरी है, जिसमें जीएसटी की हमें अभी ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, लेट्स से सर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई मार्केट प्लेस पे रजिस्टर नहीं करना है और मैं अपनी वेबसाइट बनाता हूँ शॉपिफ़ाई का यूज़ करके या किसी भी वर्डप्रेस का यूज़ करके मैं अगर वेबसाइट बनाता हूँ, तो वहाँ पे भी जीएसटी चाहिए होगा सर? सर, आप जैसी पेमेंट लेंगे किसी थर्ड पार्टी से, ओके। थर्ड पार्टी आपसे डॉक्यूमेंट्स रिकमेंडेशन वेरीफाई करते हैं, तब आपको जीएसटी माँगेगी। मतलब इनडायरेक्टली सर मैं वेबसाइट के थ्रू बेचूँ या मार्केट प्लेस के थ्रू बेचूँ, मुझे सबसे पहले कंपनी रजिस्टर करनी ही होगी, तो ही मैं ई-कॉमर्स के बिज़नेस में आ सकता हूँ, राइट सर? अच्छा, अब सर लेट्स से एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ई-कॉमर्स तो बूम कर रहा है सर। सर ये क्विक कॉमर्स का नाम बहुत सुन रहा हूँ। क्या है क्विक कॉमर्स? अपने जो भी स्टूडेंट है सर, उनको आप समझाइए क्विक कॉमर्स क्या है? सर, मैं इसे थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। पहले हम लोग बहुत लंबी-लंबी प्लानिंग्स करते थे, कुछ भी क परचेज़ करना होता था, पहले से उसके लिए प्लानिंग करते थे और परचेज़ करके आते थे। आज की डेट में पता चलता है आज मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ और शाम को आप कार उठा के ले आए। तो हमारे डिसीज़न बहुत इम्पल्स हो गए हैं, बहुत इम्पल्स परचेज़ होती है। इम्पल्स मतलब फास्ट, राइट सर? अभी का अभी चाहिए, राइट? और हमारी जो टाइमिंग है, जो हमारा टाइम मूव हो रहा है, वो बहुत फास्ट है, हम वेट नहीं करते। आज की जो यंग जनरेशन है, जेन ज़ी जिसे हम बोलते हैं, वो तो बिल्कुल वेट नहीं करना चाहती है। उसने अभी सोचा और उसे प्रोडक्ट चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं क्विक कॉमर्स, कि आपने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, 10 मिनट में डिलीवर्ड हो रहा है। ये बेसिकली स्टार्ट हुआ आपका फूड डिलीवरी से, धीरे-धीरे प्रोडक्ट्स में आया, फॉर प्रोडक्ट जैसे कि फ्लावर्स, मिल्क, इनसे स्टार्ट हुआ। बट उनके पास कस्टमर बेस है, सारा डेटा है, तो उन्होंने उसका यूज़ दूसरे प्रोडक्ट में भी अब चालू किया है। धीरे-धीरे वो अपना कैटेगरी वास्ट कर रहे हैं। अब तो वो PS5, एप्पल के फ़ोन्स भी डिलीवर कर रहे हैं, जो कि अभी न्यूज़ में ट्रेंडिंग थे 6 मंथ बैक, कि एप्पल के फ़ोन डिलीवर किए ज़ेप्टो ने। तो ये सर स्टार्ट हो चुका। बस इसमें थोड़ा-सा ऐड ऑन जैसे मेरी एनिवर्सरी थी, अब रात के 11:30 हो गए थे और मेरे को दिमाग में आया कि आज एनिवर्सरी है, राइट? तो मैंने रात को बैठ के फटाफट देखा कौन फूल फूल दे सकता है। तो क्या ये क्विक कॉमर्स है या ई-कॉमर्स है? ये क्विक कॉमर्स है। ओके। बेसिकली आपका जो भी हुआ कि क्या एनिवर्सरी एनिवर्सरी भूल गए थे। हाँ। 10 मिनट में आप किसी मार्केट में जाके ऑर्डर नहीं कर सकते थे। बट जब आपने ऑर्डर कर दिया तो उसके पीछे की हिस्ट्री समझिए। आपकी वाइफ या जो भी फैमिली मेंबर है उनको लगा कि आपने प्लान किया था। उनको नहीं पता आपने अभी की अभी ऑर्डर किया है। बट रिज़ल्ट तो सेम होगा, आप उसे एक्सपीरियंस कर पाए। तो हमारी जो लाइफ है, जो लाइफ साइकिल बनता जा रहा है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम अगर मार्केट में निकलते हैं, मेट्रो सिटीज़ की बात करूँ, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, यहाँ पे अगर मुझे एक पेन भी लेने जाना है, तो स्टेशनरी शॉप से आते वक़्त उस पेन से 3 टाइम्स मेरी कॉस्ट लग जाएगी। पार्किंग कॉस्ट लगेगी, जाने की 1 घंटे का टाइम लगेगा। उससे अच्छा है क्विक कॉमर्स से मैं ऑर्डर करूँगा, ₹50 डिलीवरी चलेगा मुझे। राइट। तो ये सर बेनिफिट्स हैं। तो क्विक कॉमर्स में सर कोई भी उतर सकता है? सर, क्विक कॉमर्स में एंट्रीज़ बहुत लिमिटेड है, बिकॉज़ ये डार्क हब्स के थ्रू वर्क करते हैं, तो उनके पास स्पेस का बहुत ज़्यादा क्रंच रहता है, वो उनके पास स्पेस की बहुत कमी है। तो वो न्यू ब्रांड्स को बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं। उसमें एंट्री के लिए अगर आप न्यू ब्रांड हैं, तो या तो आपके पास मार्केटिंग का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो, या फिर आपको पहले दूसरी जगह पे सक्सेस स्टोरीज़ दिखानी पड़ेंगी, तब आपकी एंट्री हो पाती है। ओके। अभी सर न्यू प्लेयर कौन आ रहे हैं? क्विक कॉमर्स का बात करते हैं, जैसे ज़ेप्टो चल रही रहे हैं, बहुत सारी ब्रांड ऑलरेडी है। अब न्यू मार्केट में कौन उतर रहा है सर क्विक कॉमर्स में? सर देखिए, ये पोर्टर्स 5 फोर्सेस हर जगह वर्क करते हैं। कोई भी नया प्लेयर जो कि एस्टेब्लिश्ड नहीं है, क्विक कॉमर्स में जल्दी एंट्री नहीं मार पाएगा। हाँ, जो प्लेयर पहले से सेटअप डाल के बैठे हुए हैं, वही अपने मॉडल को चेंज कर रहे हैं। जैसे अमेज़न है, उसका ई-कॉमर्स ऑलरेडी चल रहा है, बट ज़ेप्टो, ब्लिंकिट इन लोगों ने उसे अच्छा खासा डेंट दिया है इस फाइनेंशियल ईयर में। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने ऑलरेडी प्लान किया है कि वो भी क्विक कॉमर्स में रन करेंगे, उनके पास पूरा सेटअप है, ईज़िली आ पाएँगे। फ्लिपकार्ट आने वाले हैं क्विक कॉमर्स में,
इवन मिंत्रा क्विक कॉमर्स में आ रहे हैं, और रिलायंस ने ऑलरेडी डाला हुआ है B2B के लिए, तो वो B2C में आने में उन्हें टाइम नहीं लगेगा। बट न्यू प्लेयर अगर कोई आ रहा हो तो लिटरली आईडी। तो क्या-क्या चैलेंजेस आ रहे हैं क्विक कॉमर्स में? लेट्स से कि मैं एक टी-शर्ट ब्रांड हूँ सर, या लेट्स से मैं मग बनाता हूँ, राइट? अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ई-कॉमर्स में आऊँ, ई-कॉमर्स मतलब 3 से 4 दिन लग जाएगा और क्विक कॉमर्स में कि ये 10 मिनट में मिल सकता है। तो क्या चैलेंजेस अब क्विक कॉमर्स में आ रहे हैं? सर क्विक कॉमर्स में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इन्वेंट्री एवरी डार्क आप में रखना, बिकॉज ये जियो ब्राउजिंग पे वर्क करते हैं। उनके डार्क हब पे जितने भी नियरेस्ट लोकेशन वाले प्रोडक्ट हैं वही दिखेंगे। तो एवरी डार्क हब में आपके प्रोडक्ट अवेलेबल होना एक इन्वेंट्री को बहुत ज़्यादा डेड इन्वेंट्री बनाते हैं। सेकंड, उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के साथ साथ ऑफर्स होना, उसको टोटली प्रमोट करते रहना, क्योंकि हज़ारों प्रोडक्ट लाइव है, क्विक कॉमर्स में भी। आपको टॉप में रहने के लिए पीएलए, पीसीए रन करते रहना पड़ेगा, और वो भी लोकेशन वाइज़। तो वो काफ़ी बड़ी कॉस्ट हो जा। सर तो क्विक कॉमर्स आने से रिटेल प्लेयर को सबसे बड़ा चैलेंज नहीं होगा सर? सर देखिए, ओल्ड इज़ गोल्ड। ओके, क्विक कॉमर्स आया है बट उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है क्विक कॉमर्स को रन करने में। आज हम एक आइसक्रीम के क्यूब ऑर्डर करते हैं, कौन, और हमें डिलीवर मिल जाता है। हमें वो लगता है 90 रुपीज़ में वो डिलीवर हो गया, बट जो डिलीवरी चार्ज जो है वो 50 टू 60 रुपीज़ उस पर्सन को चले जाता है। ये मार्केटिंग कॉस्ट है जो कंपनी कवर कर रही है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, जिसे हम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बोलते हैं, कि फर्स्ट टाइम जब आपको आइसक्रीम 90 रुपीज़ में मिल गई, नेक्स्ट टाइम आप डेफिनेटली उससे कुछ और ऑर्डर करोगे, रिपीटेड परचेज़ करोगे, जिससे वो अपनी कॉस्ट कवर करेंगे। बट रिटेल स्टोर है, उनके लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारे प्लान्स ला रही है, वो स्कीम्स आ रही हैं, और जैसे जियो ने भी बी2बी स्टार्ट किया है, उसका जो बी2सी आने वाला है, उसका भी प्लान यही है कि जिस बी2बी स्टोर में वो माल डिलीवर कर रहा है, वहीं से पिक करके वो कस्टमर को डिलीवर करेंगे। तो लोग इसमें सोच रहे हैं, और डेफ़िनेटली प्रॉब्लम आती है तो सॉल्यूशन आएँगे। राइट। अब सर एआई बहुत जगह पे एआई का हो रहा है। तो एआई ई-कॉमर्स में या क्विक कॉमर्स में कैसे चेंजेस ला रहा है? क्योंकि आप पहले तो नॉर्मली हर टूल से यूज़ करते थे। तो एआई आने से ई-कॉमर्स में और क्विक कॉमर्स में क्या चेंजेस लाए सर? सर मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा। अभी क्या होता है कि जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, मुझे केमिकल्स वग़ैरह के बारे में पता है, मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है। पिगमेंटेशन क्या होता है, फास्टनेस क्या होता है, कलर पॉलीमर क्या होता है। अभी कोई क आर्ट वाला स्टूडेंट है, उसने टी-शर्ट बिज़नेस चालू किया। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि पॉलीमर क्या होता है, कलर क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, या कलर के नेम कैसे होते हैं। तो वो लिस्टिंग कैसे करेंगे, डिटेल कैसे डालेंगे, और उन्हें क्या डिटेल चाहिए सामने सेलर से, या जहाँ से भी वो फैक्ट्री से बनवा रहे हैं, क्या-क्या डिटेल उनको चेक करनी पड़ेगी। ये सब डिटेल्स कहाँ से मिलेगी? अभी एआई उसमें हेल्प कर रहा है। पहले क्या होता था, मैंने एक छोटा बिज़नेस डाला है, शॉपिफ़ाई में मैंने वेबसाइट तो बना ली। अब मैं कस्टमर केयर तो नहीं बैठा पाऊँगा कि वो एक-एक क्वेरी का आंसर करे, कि वो पूछेंगे प कौन-सा प्रिंट यूज़ हुआ है आपकी टी-शर्ट में? तो मेरे पास आंसर नहीं है, बट एआई के पास आंसर है। तो इसमें हम लोग पूरा फ्लो चार्ट बना देते हैं। जो भी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जो लास्ट 1 मंथ या हिस्ट्री में हमें आए हुए हैं, उनके आंसर, सूटेबल आंसर दे देते हैं, जिससे वो ऑटो आंसर करते हैं। और अगर फिर भी उसके पास आंसर नहीं रहते, तो हम लोग आंसर कर देते हैं। बट लिस्टिंग करते वक़्त जो भी बारीक-बारीक माइन्यूट डिटेल चाहिए होती है, इसमें काफ़ी हेल्प करता है एआई। इवन अभी आप देखेंगे, हम प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, पहले हमें फ़ोटोशूट में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती थी। थैंक्स टू एआई अब मोबाइल से खींच के भी हम लिस्ट कर सकते हैं एक अच्छी इमेज। राइट। तो आपको सर ऐसा नहीं लगता है एआई आने से लोगों की जॉब जा रही है? क्योंकि वो जो मैन्युअली वर्क हो रहा था, अब मैन्युअली वर्क हो रहा था उसमें मैन पावर काम कर रही थी, जैसा आपने बोला फ़ोटो का। तो आपको नहीं लगता सर कि कहीं न कहीं जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉर्च्युनिटीज़ बढ़ रही है या घट रही है सर? सर बढ़ रही है। ओ क्योंकि देखिए, एआई आया है, उसके साथ टन्स ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ भी आई हैं। पहले जिस फ़ोटोशूट या जिस उसमें हम पूरा दिन बर्बाद करते थे, आज उसमें उसे हम 1 घंटे में कंप्लीट कर पाते हैं। तो डे में हम बाकी बहुत सारी अदर अपॉर्च्युनिटीज़ पे ध्यान दे सकते हैं, और बेटर वे पे ग्रो कर सकते हैं। डेफ़िनेटली हाँ, कुछ लोगों को लगेगा कि ये लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, जैसे मोबाइल आया। आज हम मोबाइल में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करते हैं, बट उसके कारण हमें बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल गए, हमारा टाइम बच गया।
अगर आप डेटा चेक करेंगे, पहले लोग बैंक जाने के लिए छुट्टियाँ लिया करते थे ऑफ़िसर से। मैंने नहीं सुना आजकल कोई ऑफ़िस से छुट्टी ले रहा है फॉर बैंक जाने के लिए कि भई मुझे केवाईसी खत्म करना है। तो जो अपॉर्च्युनिटी आते हैं उसके बेनिफिट लॉस दोनों होते हैं। सर ऐसे कोई टूल बता सकते हो जो ई-कॉमर्स में एज़ अ एआई हम लोग यूज़ कर सकते हैं? सर बहुत सारे ऐसे टूल हैं अगर अदर कैटेगरीज वाइज भी वर्क करते हैं। अगर सर्च के लिए आपको चाहिए जंगल स्काउट एक है ओके। जो कि बहुत अच्छे लेवल पे प्रोडक्ट सर्च और उसकी रैंकिंग कितना स्टॉक है कितना डेली रन रेट है सारी डिटेल देता है। हीलियम 10 है जो एक काफ़ी अच्छा टूल है बट हाँ कॉस्टली है जिसमें हमें लिस्टिंग्स में एआई बेस्ड लिस्टिंग भी मिल जाती है। आप प्रोडक्ट का नाम डालिए वो पूरी लिस्टिंग करके आपको दे देंगे। इसके अलावा बात करूँ तो हमारे आप जैसे यूज़ करते हैं एसईओ के लिए काफ़ी सारा टूल यूज़ करते हैं, वो भी हैं। तो टूल्स तो काफ़ी हैं सर, नुआ में भी अभी एआई आ चुका है। राइट सर। सर ई-कॉमर्स में फ़ास्ट जो शिपिंग है वो इम्पोर्टेंट कितनी है? सर आज की डेट में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। एवरीवन चाहता है कि इंडिया के कोने-कोने में प्रोडक्ट पहुँचे। और अगर हम ब्रांड की बात करें, 4 पीस की बात करें, उसमें प्लेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और ई-कॉमर्स में पूरा प्लेस हमारा ही है। तो वहाँ पे टॉप पोज़ीशनिंग हमारी होगा प्लेस, जिस पीकॉम पे प्लेस के वे पे जानते हैं। तो टॉप पोज़ीशनिंग में हम तभी आएँगे जब उसके जियो ब्राउज़िंग के उसमें टॉप पे उसके लोकेशन में हम दिखेंगे। इसलिए फ़ास्ट डिलीवरी के बेस पे ही एल्गोरिदम सेट होता है। जितनी फ़ास्ट डिलीवरी होगी उतनी टॉप पे आप उस कस्टमर को दिखोगे। राइट। तो प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी अब सर मैं ऑल इंडिया बिज़नेस करना चाहता हूँ। अब सर मुझे पता है कि गुजरात से अगर मुझे कोई दूसरे स्टेट में भेजना है, वो ई-कॉमर्स में 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन मतलब ले ही लेगा। इस फास्ट डिलीवरी को मैं इम्प्रूव कैसे करूँ? मैं ट्राई कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। तो आप क्या ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस बताना चाहते हो कि फास्ट डिलीवरी और फास्ट हो सकती है? डेफ़िनेटली फ़ास्ट डिलीवरी के कई वे हैं, जैसे कि या तो आप अपना वेयरहाउस ओपन कर सकते हो एवरी स्टेट में, वहाँ पे स्टाफ रख सकते हो मेंटेन रखने का। अगर वो नहीं करना है ट्रेडिशनल वे पे, तो बड़े-बड़े मार्केट प्लेस जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, ये लोग हमें वेयरहाउस सर्विसिंग भी प्रोवाइड कराते हैं, जिसे हम एफए मॉडल बोलते हैं, बीए मॉडल बोलते सर एफबीए क्या थोड़ा और डिटेल में? हैं। फुलफिलमेंट बाय अमेज़न को हम एफबीए बोलते हैं, जिसमें अमेज़न क्या करता है, एक बड़ा-सा उसने वेयरहाउस ले रखा है और आपको अपने जीएसटी में एडिशनल प्लेस ऑफ बिज़नेस में वो एड्रेस ऐड करना होता है। ओके। सबसे पहले गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ पूरी होती हैं। तो हर स्टेट वाइज़ मुझे जीएसटी लेना पड़ेगा सर? हाँ, डेफ़िनेटली जितने भी बड़े ब्रांड हैं, हर स्टेट का उनके पास जीएसटी होता है ओके, और बल्कि 2-2 होते हैं। ओके। तो मुझे मतलब अब अगर मुझे फास्ट डिलीवरी करनी है, तो मुझे एफबीए का यूज़ करना ही पड़ेगा और वहाँ पे मेरा माल भेजना पड़ेगा। अच्छा, हर स्टेट में मुझे एफबीए में माल भेजना पड़ेगा और हर स्टेट का सर मुझे जीएसटी लेना पड़ेगा। तो इससे ये लेंदी प्रोसेस नहीं है? हाँ, डेफ़िनेटली लेंथी प्रोसेस है, इसीलिए बोला कि आपको रोड मैप सेट करना पड़ेगा बिज़नेस का। आपको ग्रो कितना करना है और किस बेस पे जाना है। 6 मंथ का टाइम लग जाता है 4 टू 5 स्टेट में जीएसटी लेने में, ओके, इतना टाइम लगता है। और बट उसके बाद बेनिफिट ये होता है कि अगर आप 5 स्टेट से ज़्यादा में रजिस्टर्ड हैं, तो मुझे 5 में अलग-अलग माल नहीं भेजना पड़ता है। मैं अमेज़न के मेन वेयरहाउस में माल भेजता हूँ, वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट कर देता है एआई का यूज़ करके। ओके, जितना जहाँ पे डिमांड है वो उस बेस पे, उस लोकेशन पे माल भेज देते हैं। ओके। लेकिन सर अगर आप मुझे कोई स्टार्टअप कर रहा है, ई-कॉमर्स में आ ही रहा है, तो पहले उसको स्टेट वाइज़ या सिटी वाइज़ या कंट्री वाइज़ करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप बताइए सर? सर सबसे पहले एक ही स्टेट का लेना चाहिए जीएसटी। ओके, डिपेंडिंग ऑन द ग्रोथ प्लान और एवरीथिंग पहले आप चेक करिए आपका प्रोडक्ट वर्किंग है, नहीं है, ग्रोथ किस वे पे जा रही है, कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है, क्योंकि प्रोडक्ट डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू फास्ट डिलीवरी के। एक होता है कि आपने फर्स्ट इंप्रेशन कस्टमर को दे दिया, बट वो फर्स्ट इंप्रेशन गलत हो गया, तो वो कस्टमर रिपीट नहीं आएगा। रिपीटेड कस्टमर ज़रूरी है, कि इसलिए बेटर है कि आप स्लोली जो सारे स्टेट में जाएँ, उससे बेटर है एक स्टेट से वर्क करिए। फास्ट डिलीवरी के और भी अदर ऑप्शन हैं, जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। ओके। सर अब बात करते हैं फास्ट डिलीवरी करने के लिए कुरियर पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है। तो बेस्ट कुरियर पार्टनर इन इंडिया में कौन-कौन से हैं सर? और किसके साथ में कुरियर पार्टनर के थ्रू माल भेजूँ? सर देखो मैं किसी कुरियर कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा, बट बहुत सारे कुरियर कंपनी हैं और हर कुरियर कंपनी की एक लिमिटेशन है। नंबर ऑफ पिन कोड है जिसमें वो सर्विस दे पाते हैं। जैसे मैं डिलीवरी की बात करूँ तो वो 4000 पिन कोड हैं जिसमें वो डिलीवरी दे सकते हैं।
और ई-कॉम वाले की बात करूँ तो वो 52,000 पिन कोड हैं जिसमें वो डिलीवरी देते हैं। इवन अमेज़न ने भी चालू कर दिया है कुरियर सर्विस, एटीएस जिसे बोलते हैं, तो उनके पिन कोड है 25,000 जिसमें वो डिलीवरी देते हैं। तो ऐसे अलग-अलग सबके पिन कोड में कुछ पिन कोड कवर है, कुछ नहीं है, बट मेट्रो सिटी सब में कवर हो नहीं। तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीपल कुरियर पार्टनर के साथ काम करना पड़ता है। किसी एक के साथ स्टार्ट करने से बेटर है कि आप थर्ड पार्टी, इसके भी बहुत सारे थर्ड पार्टी हैं जो मल्टीपल कुरियर पार्टनर प्रोवाइड कराते हैं। इनमें से एक है सिप्रॉकेट। सिप्रॉकेट में आप अकाउंट बनाते हैं, 500 का आपने रिचार्ज करवाया, तो आपने 50-50 रुपीज़ के 10 ऑर्डर भेजे, वो आपके पैसे में से कट कर लेंगे। आपने दोबारा 500 का रिचार्ज कराया और जिस भी कुरियर में आपको रेट वो दिखा देंगे कितना लगेगा और आप सेंड कर सकते हैं। ओके। तो सर अब ये बात करते हैं बेस्ट कुरियर पार्टनर के लिए सबसे मेन है पिन कोड, ठीक है? तो क्या मुझे मल्टीपल कंपनीज़ के साथ काम करना चाहिए या डायरेक्टली मैं अमेज़न को ही दे दूँ? ऐसे ही अमेज़न का खुद का कुरियर सर्विस है। ओके, तो अमेज़न के वेयरहाउस में आप देंगे तो वो अमेज़न की शिपिंग मैनेज कर सकते हैं। अभी उन्होंने नई सर्विस चालू करी है जिसमें डी2सी आपकी वेबसाइट के ऑर्डर मैनेज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। बट थर्ड बाकी मार्केट प्लेस के लिए क्या करेंगे? उसके लिए बेटर ये है कि आप किसी एग्रीगेटर को यूज़ करें जैसे सिप्रॉकेट है। तो मल्टीपल कुरियर एक जगह पे मिल जाते हैं। रेसिप्रोकेट का यूज़ करना चाहिए सर? हाँ, डेफ़िनेटली वो बहुत कम कॉस्ट वाला अकाउंट है। ओके, इसमें दोनों ऑप्शन है, प्रीपेड, पोस्टपेड। ओके। सर अब बात करते हैं कि चलो मैं अकाउंट रजिस्टर कर लिया, सब कर लिया। हर ई-कॉमर्स वाले का एक दर्द है, वो दर्द है सेल्स। तो सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए आप पहला ऐसा रामबाण, ऐसी रणनीति जो हर ई-कॉमर्स वाले को करनी चाहिए अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। हर कोई फेसबुक ऐड चला रहा है, हर कोई वहाँ पे अमेज़न पे भी ऐड चला रहा होगा। आप एक रणनीति ऐसी बताइए जो हर ब्रांड को सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए करनी चाहिए सर। सर टू बी फ्रैंक ये नॉट ओनली फॉर ई-कॉमर्स, सारे मार्केट की प्रॉब्लम यही है, सबको सेल्स चाहिए। राइट सर। हर बिज़नेस को सेल्स चाहिए, सेल्स ही मेन फ़ोकस हुँ। होता है। बट जब आप ब्रांडिंग और उस पे काम कर रहे हैं, तो ई-कॉमर्स में जो भी हम लोग वर्क करते हैं, आजकल जो ट्रेंडिंग है, आप ट्रेंड को फ़ॉलो करो। गो विद द फ्लो जो हम बोलते हैं कि आप क्या ट्रेंड पे चल रहा है, क्या आजकल ट्रेंडिंग है, लोग कहाँ फ़ॉलो कर रहे हैं, कहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है, उसे फ़ॉलो करेंगे तो आपके प्रॉब्लम कुछ कम हो जाएँगे, खत्म तो नहीं होंगे। जैसे कि आज की डेट में इन्फ्लुएंसर्स और इंस्टाग्राम रील्स बहुत लोग देख रहे हैं, शॉर्ट्स बहुत देख रहे हैं। इसमें व्यूज़ ज़्यादा है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाय नाउ का ऑप्शन नीचे आता है, सेम टाइम पे कस्टमर बाय कर सकता है और उधर एक बेनिफिट ये होता है कि वो प्रोडक्ट को प्रॉपर पोर्ट्रेट करके दिखाते हैं कि कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, तो एजुकेशनल वीडियोज़ में भी आपको काम आ जाता है। सर, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का आपने नाम लिया। हाउ यू मैनेज एज़ अ इन्फ्लुएंसर? बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, सेलेक्ट कैसे करते हो किसी भी इन्फ्लुएंसर को? कौन-सी ऐसी वेबसाइट आप यूज़ करते हो इन्फ्लुएंसर ढूँढने के लिए? अच्छा, उनके साथ आप डील कैसे करते हो? क्या रणनीति है? थोड़ा-सा सर इसको डिटेल में लीजिए ना। क्योंकि सबको पता है सर कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होती है, इन्फ्लुएंसर से ये करवाया जाता है। डील कैसे करना? ढूँढना कैसे? समझते कैसे हो कि इसके साथ काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? थोड़ा-सा सर इसको बताइए ना। सर देखिए, जैसा कि पहले बोला था कि मार्केट रिसर्च बहुत ज़रूरी है। अभी मैं डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर से बात नहीं करता हूँ, बट जब रिसर्च करा करते थे या हम लोग जब भी रिसर्च करते हैं, तो उसमें कुछ बेसिक क्राइटेरिया होते हैं कि हमारा मेन कॉम्पिटिटर कौन है? हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है? किस टाइप के इन्फ्लुएंसर से जुड़ रहा है? वो हमें हेल्प कर देता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड थिंग बहुत सारे टूल्स हैं आप भी क्लासेस में ऑलरेडी बताते हैं कि उसका एक्टिव है, कितने एक्टिव यूज़र्स हैं, कितने लाइक्स हैं, कितने शेयर हैं, कितने किस डे में उसके व्यूज़ ज़्यादा होते हैं। ये सब थोड़ा रिसर्च करते हैं जिससे हमें हेल्प मिलती है। थर्ड है कैटेगरी वाइज़ हम देखते हैं कि कौन बेटर उसका ऑडियंस बेस कमेंट जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है उसका ऑडियंस बेस क्या है। ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट है या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो वो भी हमें हार्म करते हैं। हमें चाहिए न्यूट्रल वाले लोग, जो कि ना ज़्यादा पॉजिटिव हो, ज़्यादा नेगेटिव हो। तो इस टाइप के लोग होते हैं। और अगर हमें छोटे लेवल पे जब हमें मैक्रो चाहिए होते हैं, तो हम रिसर्च करते हैं।
और माइक्रो लेवल के जब इन्फ्लुएंसर चाहिए होते हैं जिनकी रीच कम है, सब कुछ है, तो बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं मार्केट में और पोर्टल हैं जो प्रोवाइड कराते हैं। जैसे एक है HYPD, इसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अवेलेबल हैं, उनको एक परसेंटेज दो, लोग वहाँ से पिक करते हैं प्रोडक्ट और डायरेक्ट मार्केटिंग करते रहता है। ओके। सर अभी तो बहुत सारी कंपनियाँ ऐसे आ गई है जो इन्फ्लुएंसर को मैनेज भी करती है। तो पहला मेरे पास ऑप्शन है कि मुझे डायरेक्टली इन्फ्लुएंसर ढूँढ के डायरेक्टली अप्रोच करना चाहिए या मुझे एज़ अ एजेंसी के पास जाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि मुझे ये इन्फ्लुएंसर चाहिए, आप मुझे रेट दो। क्या बेस्ट प्रैक्टिस क्या है सर? सर देखिए, जब भी हम एजेंसीज़ के पास जाते हैं, एजेंसीज़ टू बी फ्रैंक हमने भी बहुत एजेंसीज़ के साथ काम किया है। बट क्वालिटी वर्क या जो स्टैंडर्ड बोलेंगे वो वहाँ मिलना पॉसिबल नहीं होता है। क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट और उनकी डिमांड जो वो सप्लाई कर रहे हैं वो कभी मैच नहीं होती है। तो बेस्ट तो यही है कि आप अपनी टीम रखें, वो रिसर्च करें और ढूँढ के लाएँ। बट अगेन कॉस्ट इफेक्टिव है, इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। बट अगर आप ये थर्ड पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, तो छोटे लेवल पे काम करने में बेटर है, बट बड़ा काम करना है तो अपनी टीम बनाइए। अब थोड़ी-सी बात करते हैं सर, ये तो बिज़नेस की बातें हमने कर ली, बिज़नेस चालू करना है। अब जो लोग ई-कॉमर्स में एज़ अ करियर बनाने का सोच रहे हैं, जो लोग ई-कॉमर्स में जॉब करने का सोच रहे हैं, जैसे 12th का जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया, बीकॉम वाले हैं, बीबीए वाले हैं, हाउसवाइफ है सर, राइट? कोई फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं, पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, तो वो आप क्या समझते हैं सर, इस पे कितनी अपॉर्च्युनिटीज़ है इस फील्ड में, ई-कॉमर्स में? और वो अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? क्योंकि आपने भी 15 साल पहले सर करियर स्टार्ट किया, तो अब जो रिसेंटली जो यूथ है, अपना करियर ई-कॉमर्स में बनाना चाहते हैं, तो उनको क्या-क्या स्किल डेवलप करनी चाहिए? कैसे वो ई-कॉमर्स ही पढ़े या उसके साथ में कोई और स्किल भी डेवलप करनी चाहिए, जो उनको इस इंडस्ट्री में बूस्ट मिले? सर देखिए, जब हमने इस कैटेगरी में एंटर किया था, तब इसकी नॉलेज किसी को थी नहीं। हिट एंड ट्रायल मेथड पे हम आगे बढ़े हैं। राइट सर। उस टाइम पे तो अमेज़न भी हमारे सामने इंडिया में आया था, जंगली डॉट कॉम से उसने स्टार्ट किया था। आज की डेट में बहुत सारे पोर्टल ऐसे हैं, कई कॉलेजेस ने इसके लिए कोर्सेज़ भी निकाले हुए हैं। बट आज भी उसमें हिट एंड ट्रायल है। बहुत सारी चीज़ें कोई भी बता नहीं सकता है, वो एक्सपीरियंस से आती है। बट जब आप ई-कॉमर्स में एंटर हो रहे हो, तो आप नॉट ओनली फॉर एक जॉब कर रहे हो, जैसे अगर आपने अकाउंट्स की जॉब अकाउंटेंट की जॉब करी, तो आप अकाउंट्स का काम कर रहे हो, टैली का काम कर रहे हो। आपने कोई और फील्ड की करी, डेटा रिसर्च का काम किए, सिर्फ़ डेटा पे काम कर रहे हो। लेकिन जब आप ई-कॉमर्स में एंटर हो रहे हो तो ये 365 आपको वर्क करना पड़ता है। मुझे स्टोर पेज भी मुझे ही देखना पड़ेगा, कौन-सा प्रोडक्ट मुझे प्रमोट करना है। तो मार्केटिंग की मैं ये नहीं कह रहा प्रो हो, बट एटलीस्ट बेसिक नॉलेज की उन्हें ज़रूरत है। मार्केटिंग उन्हें आनी चाहिए कि मार्केटिंग होती क्या है? ओके। ब्रांडिंग क्या होती है? ब्रांड कैसे बनते हैं? सेकंड है कि डेटा पे प्ले करना आना चाहिए। डेटा से जब हमें डिटेल निकालनी नहीं आएगी तो कितना भी डेटा मिल जाए वो यूज़लेस है। मतलब उनको इनडायरेक्टली सर टूल्स यूज़ करना आने चाहिए और टूल्स के अंदर जो डेटा देख रहे हैं, उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए, मतलब उस पे एक्शन लेनी आनी चाहिए। हाँ। राइट सर। और और थर्ड है सर, कैलकुलेशन आनी चाहिए। ओके। सबसे ज़्यादा बिज़नेस इसीलिए फ़ेल होते हैं कि उन्हें कैलकुलेशन नहीं आती, रिवर्स कैलकुलेशन कि भई कितना जीएसटी कट रहा है, कितना मेरा लॉस। मैथमेटिक्स कहीं न हाँ। कहीं स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सर आप इंटरव्यू लेते हो, राइट? जो बहुत सारे ई-कॉमर्स के कैंडिडेट आपके पास आते होंगे, जो डिजिटल मार्केटिंग करके आते होंगे और अपना फ्यूचर बनाने का सोच रहे हैं, ठीक है? ई-कॉमर्स में आपके वहाँ पे जॉब में इंटरव्यू देने भी आते होंगे। सर उस कैंडिडेट में आप क्या देखते हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मतलब कैंडिडेट में बेसिकली देखते क्या हैं? मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि न्यू आइडियाज़ पे वो वर्क कर सकते हैं कि नहीं, ये अगेन क्वेश्चन टू क्वेश्चन से हमें डेटा इंटरप्रिटेशन होता है कि कैसे ये जज करते हैं कि ये डिसाइड कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे। उनके डिसीजन पे डिसाइड करता है। जैसे हमने एक छोटा-सा क्वेश्चन पूछा है कि आपने हमारी वेबसाइट चेक करी। मैं 80% जो मेरे पास इंटरव्यूअर आते हैं, उन्होंने मेरी वेबसाइट ओपन करके भी नहीं देखी होती और इंटरव्यू में आया हुआ। तो आप एटलीस्ट 1 ईयर तो वर्क करने की सोच रहे हो। जहाँ आप 1 ईयर वर्क करने वाले हो, उसकी आपने वेबसाइट ओपन करके भी नहीं देखी। राइट। आपको एटलीस्ट थोड़ा टाइम देना चाहिए। अगर आप सोच रहे हो कि आधा घंटे का इंटरव्यू देना है, उससे पहले 3 घंटे तो कम से कम उस वेबसाइट या उस कंपनी के बारे में जानने में लगाओ। तो आपके पास थोड़ा डेटा होगा जिससे आप ल इंटरव्यूअर को लगेगा कि आप उसके लिए इंटरेस्टेड हो ओके। और क्विक डिसीजन होते हैं।
कई बार जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, सामने वालों की हाव-भाव से लग जाता है या तो ये झूठ बोल रहा है या फिर वो 15 मिनट पॉज़ करके फिर आंसर करते हैं। तो ये क्विक कॉमर्स जैसा 10 मिनट में डिलीवरी हो रही है, तो राइट सर, तो 15 मिनट में अगर उसका आंसर निकलेगा तो मेरा तो कॉफ़ी ठंडी हो जाएगी। राइट सर, तो इतना वेट हमारे पास नहीं होता है, ओके। क्विक डिसीजन वाले हम। सर, क्या लगता है ई-कॉमर्स में पार्ट टाइम जॉब अवेलेबल है? बहुत सारे हाउसवाइफ हैं, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग पढ़ भी रही है, उसके साथ में ई-कॉमर्स भी पढ़ रही है, प्रैक्टिकल भी कर रही है। तो आपको क्या लगता है सर कि पार्ट टाइम अगर ई-कॉमर्स में जॉब करना चाहते हैं, राइट? तो कहाँ पे फ़ोकस करना चाहिए? कहाँ पे उनको ई-कॉमर्स में जॉब मिल सकती है पार्ट टाइम ऑनलाइन? क्या सर उस पे थोड़ी-सी एडवाइस देना चाहते हैं आप? सर देखिए, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, पार्ट टाइम जॉब। बहुत सारे लोग हैं जो कि फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते, पार्ट टाइम कर रहे हैं। बट मेरा यही बोलना है कि आप 2 घंटे भी कर रहे हो तो 2 घंटे थोड़ा सीरियस होके करना चाहते हो, तो बहुत जॉब्स हैं। बट आप 2 घंटे बोल के 2 मिनट में काम खत्म, मैगी बनाने जैसा काम करना चाहते हो तो वो नहीं चलता मार्केट में। इसीलिए एजेंसी से लोग वर्क नहीं करते हैं, बिकॉज़ वो रिज़ल्ट नहीं ओरिएंटेड नहीं होते हैं। बट आप प्रोफेशनल हो तो बहुत सारे ऐसे एजेंसीज़ हैं जो छोटे-मोटे काम उठा-उठा के आज बहुत बड़ी पोजीशन में पहुँची हैं। बहुत सारे काम होता है, जैसे लिस्टिंग का काम है, तो जो लिस्ट करना होता है, बहुत सारी कंपनी के पास टाइम नहीं है। वो उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है, वो बैठ के लिस्ट अच्छा, प्रोडक्ट लिस्ट करना मतलब प्रोडक्ट डालना, इसीलिए प्ले अमेज़न अमेज़न पे अमेज़न में लाइव दिखेगा तो वो प्रोडक्ट डालना, हाँ, इमेज अपलोड करना है, डिस्क्रिप्शन डालना है, हाँ, राइट, ए प्लस डालना है, वीडियो डालना है, ये सब जो डिटेल्स अपलोड करनी है। राइट, इसका चार्ज जो चालू होता है ₹20-25 पर से चालू होके एक लिस्टिंग का 500 तक जाता है। ओके। एक लिस्टिंग पे ऐड करने की। लेकिन ये लिस्ट करने के लिए उसको एसईओ का नॉलेज होना ज़रूरी है सर? हाँ, एसईओ बेसिक्स है, बिकॉज़ आप टॉप पे कैसे आओगे? कीवर्ड बेस पे आओगे। ओके, अभी इसमें अमेज़न, फ्लिपकार्ट है। अब अमेज़न जो है वो कीवर्ड फ्रेंडली पोर्टल है और जो फ्लिपकार्ट है वो ब्राउज़र फ्रेंडली है। तो अमेज़न पे कीवर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, फ्लिपकार्ट में उतने नहीं है। बट अभी भी वो कीवर्ड पे फ़ोकस करना चालू करें। राइट। अब सर थोड़ा-सा ये जानना है कि प्रोडक्ट को रैंक लाने के लिए क्या-क्या जुगाड़ करने चाहिए? हर कोई एसईओ तो करता ही करता है, राइट सर? मैं चाहता हूँ अमेज़न पे मेरा प्रोडक्ट टॉप पे आ जाए, फ्लिपकार्ट पे मेरा प्रोडक्ट टॉप पे आ जाए, राइट सर? क्या जुगाड़ करने चाहिए जिससे प्रोडक्ट रैंक पे आ जाए? सर देखिए, सारी जुगाड़ यहाँ बता दूँगा तो मेरी जॉब चली जाएगी। तो मैं एथिकल चीज़ें बताता हूँ पहले कि क्या-क्या एथिकल हम कर सकते हैं। राइट सर, सबसे पहले आप कैटेगरीज़ चेक करिए राइट, कि आपने जो लिस्ट करा है सही कैटेगरी में प्रोडक्ट लिस्ट है कि नहीं है। ओके सर, दूसरा क्या होता है कि बहुत सारी सब कैटेगरीज़ के ऑप्शन आते हैं। जैसे हम मग का एग्ज़ाम्पल ले रहे थे। अभी वैलेंटाइन डे आ रहा है राइट सर, 14th को। तो वैलेंटाइन डे के टाइम पे आप इसको बोल सकते हो कि वैलेंटाइन डे के आप कीवर्ड डालोगे तो ये प्रोडक्ट टॉप पे आएगा। बट जैसे ही 15th आएगी, ये प्रोडक्ट डाउन चला जाएगा अगर आप वो कीवर्ड नहीं हटाओगे। ओके। तो टाइम टू टाइम अपडेशन ज़रूरी है। मतलब एक बार डाल दिया, रख दो ऐसा नहीं, आपको चेंजेस करने चाहिए, राइट? 15-20 डेज़ में अगर उसमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहे तो आपको अपडेट करने पड़ते हैं। लेटेस्ट कीवर्ड उठाने पड़ते हैं, वो अपडेट करना पड़ता है। सेकंड है कि आप प्रॉपर इमेज यूज़ करें, छोटी-छोटी माइन्यूट डिटेल चेक करें, वीडियोज़ हो सके तो प्रोडक्ट के डालें, ये बेसिक। ओके। सर ई-कॉमर्स में जो लोग फ्रीलांसिंग करने का सोच रहे हैं, ठीक है? एक तो हो गया जॉब पार्ट टाइम, लेकिन फ्रीलांसिंग एज़ अ फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, एज़ अ कंसल्टेंट बनना चाहते हो। सर एक एडवाइस उनको क्या देना चाहते हो? कंसिस्टेंसी, उनको जो भी बिज़नेस करना है, जिसके साथ भी काम करना है, कंसिस्टेंसी से काम करें। फ्रीलांसर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वीक में 1 दिन तो वो मॉर्निंग 8 एएम से उठ के अगले दिन 24 घंटे तक काम करते रहेंगे, फिर 6 दिन ग गायब हो जाएँगे। राइट, ये प्रॉब्लम ई-कॉम में नहीं चलती। ई-कॉम में यार रेगुलर बेसिस में आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है, तो कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अब एक फाइनल क्वेश्चन सर, आज का पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आया। फाइनल क्वेश्चन, जो लोग ई-कॉमर्स में बिज़नेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, एक फाइनल एडवाइस। जो लोग जॉब करने का सोच रहे हैं ई-कॉमर्स में, उसको एक फाइनल एडवाइस। जो लोग एजेंसी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, कंसल्टेंट बनने का सोच रहे हैं, उन तीनों को लिए सर एक-एक एडवाइस आप दीजिए। जो लोग ई-कॉमर्स में बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा होप लेके आप बहुत ज़्यादा इन्वेंटरी इसलिए डेट ना करें कि सामने वाला सेल कर रहा है। हिट एंड ट्रायल मेथड पे काम करें, छोटी इन्वेंटरी के साथ चालू करके। पहले वर्कआउट होता है, तब फिर आप चालू करिए और कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्ट होने का ट्राई करिए, जिससे आपको रियल फीडबैक मिलेंगे कि आपका प्रोडक्ट एक्चुअल है कैसा।
हमें तो अपने सारे प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, बट कस्टमर एक्चुअल ज्ञान देते हैं कि आपका प्रोडक्ट में कमी क्या-क्या है। राइट। और जो लोग जॉब करना चाहते हैं, मैं बोलूँगा कि थोड़ा-सा आप देखिए कि आपको जो जॉब करना है, जिस भी ब्रांड के साथ काम करना है, उसे फ़ॉलो करिए। उसके बारे में थोड़ी डिटेल देखिए और पहले तो ई-कॉमर्स को थोड़ा समझ लीजिए, तो ईज़ी रहेगा आपको जॉब मिलना। ओके। थर्ड, जो फ्रीलांसिंग एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या ई-कॉमर्स एजेंसी या कोई कंसल्टेंट बनने का सोच है, उनको एक फाइनल एडवाइस। क्योंकि आप एज अ कंसल्टेंट भी हो और बढ़िया से ब्रांड को कंसल्ट भी करते हो, तो सर क्या एडवाइस देते हो? सर, हमने जो प्रॉब्लम देखी है, बेसिकली क्या होता है, जितने कंसल्टेंट वगैरह वर्क करते हैं, उनको चाहिए होता है हर टाइप के सेलर के साथ वो कनेक्ट हो जाएँ और सबसे बिज़नेस उठा लें। राइट। ऐसा नहीं होता है। जब आप कंसल्टेंट बनते हो, तो लेट्स से एग्ज़ाम्पल आपने पर्सनल केयर का किसी क्लाइंट को एक बार ले लिया है, तो उसकी आपको डिटेल है। तो ट्राई करिए उसी कैटेगरी के आपके पास सेलर हैं, तो आपके लिए ईज़ी होगा उसे ग्रो करवाना। आप हर बार हिट एंड ट्रायल खेलोगे 3-3 महीने, तो किसी ब्रांड के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो 3 महीने आपको देगा। राइट। तो थोड़ी रिसर्च करिए, डिटेल के साथ करिए, उसके बाद ब्रांड उठाइए। भले 1 महीने फ्री में करना पड़े, राइट। बट पहले ब ब्रांड की डिटेल लेके फिर चलिए। सर एक फाइनल क्वेश्चन, ठीक है? आज के एंटायर पॉडकास्ट में मुझे बहुत मजा आया। अब ये तो कैसे बने, क्या ध्यान रखना चाहिए? मैं हूँ सेलर सर, मेरे पास है नहीं इतना टाइम और मैं टीम के साथ भेजामारी करना चाहता नहीं हूँ। अब मुझे उठानी है ऐसी एजेंसी जो मेरी ई-कॉमर्स की सेल्स को बढ़ा सके, या मुझे ऐसा कंसल्टेंट चाहिए जो मेरे प्रोडक्ट का नॉलेज दे पाए, या मुझे एक ऐसा फ्रीलांसर चाहिए जो मुझे गाइड कर पाए कि मेरा सेल्स कैसे बढ़ेगा। क्या ध्यान में रखो ऐसे पॉइंट्स कि मैं बेवकूफ़ ना बनूँ, मेरा पैसा वेस्ट ना हो जाए? सर उसके बारे में बताइए। सर देखिए, जो भी बिज़नेस लेके बैठे हुए हैं, राइट। वो ऑलरेडी 10 जगह हाथ जला चुके होते हैं। राइट सर। तो उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे तो नहीं है कि इंसान को कैसे पहचानें। राइट। बट हाँ, एजेंसीज़ के साथ जब हम काम करते हैं, तो हम भी ये करते हैं, उन्होंने जो नाम डाले हुए हैं, जिस पास्ट एजेंसीज़ के साथ काम किया है, हम एक बार बैकग्राउंड चेक करते हैं कि सच में इन्होंने काम किया है या जस्ट वो नाम के लिए डाला हुआ है। राइट। और उनका काम मार्केट में अगर हुआ है, तो किसी अच्छे ब्रांड के साथ हाँ, सजेशंस के थ्रू जाओ, तो वो बेटर रहता है। और बहुत सारे सेलर हब होते हैं, फेसबुक में अवेलेबल है, अमेज़न भी प्रोवाइड कराता है। वहाँ भी आपको अच्छी एजेंसी नहीं सर, हाथ जला के मैं टेस्ट कर रहा हूँ, उसमें मेरा टाइम और पैसा जा रहा है। आज मैं एक लोकल स्टार्टअप हूँ, ठीक है? और ब्रांड बनाने का सपना देख रहा हूँ। आज मैं अमेज़न पे आया, मैं खुद से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है। मुझे किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है। तो हाँ, टेस्टिंग मुझे करनी नहीं है, क्योंकि मेरा टाइम और पैसा दोनों चला जाएगा। तो मैं क्या ऐसा मंत्र याद रखूँ सर? जैसे आपने एक बोला कि उन्होंने प्रीवियस कौन-सी ब्रांड के साथ काम किया, आज हर कोई वेबसाइट में लिख देता है मैंने इसके साथ काम किया। क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे करूँ? या और मुझे क्या ध्यान रखना चाहिए? इसीलिए से नेटवर्क को हेल्प करता है। जैसे कि ये दुनिया बहुत छोटी-सी है। अगर आप किसी भी कैटेगरी में हैं, तो आपको वहाँ के कुछ लीडर्स और उनसे का कनेक्शन जो होते हैं, जो ये लीडर्स मीट होती है, ये सब होता है, इसमें हम लोग जाते हैं इसीलिए बहुत कुछ इनपुट मिल जाता है। वहाँ से काफ़ी हेल्प मिल जाती है कि हाँ, किसके साथ क्या गलत हुआ, क्या अच्छा हुआ। और ऐसे मीट अमेज़न, फ्लिपकार्ट भी रखते रहते हैं, जिसमें जाके आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है और हेल्पफुल होता है। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर एजेंसी का देखना ही है कि कैसा हाथ जलाए बगैर देखना है, कुछ करना है, तो बेटर है कि आप हाइब्रिड मॉडल में जाओ। एक पर्टिकुलर पर्सन हायर करो, जो कि सिर्फ़ कोऑर्डिनेट का काम करेगा। आपके पास टाइम नहीं है, वो कोऑर्डिनेट का काम करेगा, सब कुछ वो करेगा। अगर वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो जो भी आप एमओयू साइन करते हो पार्टीज़ के साथ, उसमें ये टर्म्स डालिए कि अगर ये वर्कआउट नहीं होता है, तो 15 डेज़ में हम वो करेंगे। और हम लोग हमेशा जब भी एमओयू साइन करते हैं, छोटी कंपनीज़ वाले, तो एक लास्ट मोमेंट देखते हैं कि 1 साल का काम करेंगे, 1 साल में इतना रिज़ल्ट आएगा। बट बीच के ब्रेक डालना चाहिए। छोटे-छोटे टारगेट्स पे आप फ़ोकस रखिए। ऐसा नहीं होगा रातों-रात पिक्चर चेंज नहीं होगी। तो क्वार्टर का क्या अचीवमेंट रहेगा, लॉस हो रहा है, प्रॉफ़िट हो रहा है, मंथली क्या अचीवमेंट होगा। तो मंथली अगर उसने आपको प्रॉमिस किया 20%, 20 का 18 हो रहा है तो चलेगा। बट 20 की जगह -2 करेगा तो फिर आप क्यों आगे उसे पैसे दोगे या काम करोगे? ओके, अच्छा। थैंक यू सो मच सर। अच्छा लगा आज के इस पॉडकास्ट में बहुत सारा व्यूअर को, स्टूडेंट को कहीं न कहीं नॉलेज मिला इस पॉडकास्ट से, करियर बनाने के लिए, स्टार्टअप के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू।